दोस्तों, ये इसका जो बचे हुए क्वेश्चन थे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर है, उसका जीएस पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। और सोल्व करने का तरीका हमारा ये है कि हम एक क्वेश्चन को उतना मतलब ज्यादा एक्सप्लेन तरीके में सोल्व कर रहे हैं ताकि इस टाइप का कोई अदर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उन्हें कवर कर सकें इस तरीके से, ठीक है। और अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्जाम है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और इन क्वेश्चनों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जैसे पीसीएस वगैरह और यूपीएससीएम वहां बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा है कि ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो ये ISFR है इसका मतलब हुआ इंडियन स्टेबिलिटी फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पहली बार 1987 में प्रकाशित की गई और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट जो वन की स्थिति है कि वनों में कहाँ किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है और वृद्धि किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है वनों में। तो उस टाइप से ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम वृद्धि कहाँ देखी गई है। देखो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसमें बोला है कि अधिकतम वृद्धि किस राज्य में देखी गई है, और किसी में ये भी पूछ सकता है कि अधिकतम वन आवरण यानी वन क्षेत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है। इन दोनों बातों में डिफरेंस है और दोनों का आंसर अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, मैंने इनके जो ये स्टार्टिंग के जो 5 राज्य वृद्धि के अकॉर्डिंग लिख लिया है। पहला तो आंध्र प्रदेश है जो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। देखो यहाँ ये जो 5 राज्य हैं, पहला आंध्र प्रदेश हो गया और दूसरा राज्य तेलंगाना है जो दूसरे नंबर पर है, तीसरा राज्य ओडिशा है, चौथा राज्य आपका कर्नाटका और 5वां राज्य झारखंड है। ये भी 5 राज्य जो स्टार्टिंग के 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से वनों में वृद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो वृद्धि की जो रिपोर्ट है शायद थंबनेल पर कोशिश करेंगे हम लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या कहा है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जैसे ये अपना इंडिया है, ये छोटा सा मैं इंडिया का मैप बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए इस टाइप से। ये इस प्रकार से कुछ इंडिया का मैप है ऐसा, ठीक है। ये ऐसा कुछ मैप है और इस मैप में जो ये कौन कौन से क्षेत्र बोला है कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण यानी पंजाब यहाँ है ये वाला, और इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा कौन सा, इस टाइप का। अच्छा, फिर हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी मोस्टली जो ये बेल्ट है ना, ये वाली बेल्ट, ये इस बेल्ट के में पूछ रहे हैं किस प्रकार के वन। यदि आप राजस्थान की बात करो, आपको पता होगा, यदि कॉमन सेंस भी लगाओ तो राजस्थान में क्या है, कटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं। अच्छा, फिर हरियाणा इसी के साथ जोड़ा गया है, केवल राजस्थान तो है नहीं कि इसी के हिसाब से हम कटीले वन लगा देंगे। तो फिर पंजाब भी है और अर्ध शुष्क की बात करता है। तो जो आपके 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा है वो भारत के मध्य में से, लगभग मध्य भाग में से ऐसे गुजरती है, ठीक। तो जो इसके ऊपर का ये क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ के जो वृक्ष हैं, जो यहाँ वनस्पतियां जो पाई जाती है, मोस्टली जो इस क्षेत्र में वनस्पतियां पाई जाती है, अर्ध शुष्क वनस्पतियों में उष्ण कटिबंधीय कंटक वन जो हैं वे वन यहाँ मोस्टली पाए जाते हैं। तो आंसर हुआ इसका सी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुमकुम और चंदन आदि खाली स्थान की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि ये किस प्रकार की प्रजातियां हैं। तो ये है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो, जो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है, ये जो आपकी इक्वेटर लाइन है जिसको आप भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये भारत के थोड़ा सा नीचे से गुजरती है। तो इसलिए जो इस एरिया के जो वन हैं, यानी भारत के आप कौन सा राज्य इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जो केरल राज्य है आपका, थोड़ा सा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश से नीचे जो है तेलंगाना भी थोड़ा सा बोल सकते हैं। तो जो वो एरिया है आपका दक्षिण भारत का जो नीचे वाला एरिया है वो इसमें इंक्लूड होता है।
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, इन्हें सदाबहार वर्षा वन भी बोलते हैं। इन वनों में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे अधिक बारिश होती है और इक्वेटर लाइन के करीब होते हैं। तो ये वाले तो यहाँ होंगे नहीं भाई। ये सागौन के जो हैं, ये जो वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है। ठीक है, देखो आप सपोज करो इन वनों को आपने नहीं देखा, लेकिन शीशम का पेड़ तो आपने देखा है। और शीशम के पेड़ की एक खासियत आपके पास, आपको पता होगा कि शीशम का पेड़ एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिराता है। भले ही आपने ये सब नहीं देखे, लेकिन ये शीशम तो देखा है। और शीशम का जो वृक्ष है, शीशम का वृक्ष एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिराता है। तो जब गिराता है तो ये उस प्रकृति के वन है सारे के सारे, तो वो पर्णपाती का मतलब क्या हुआ, पत्ते, एक विशेष मौसम में पत्तियां गिराना। और जो ये सदाबहार वन होते हैं ना, ये सदाबहार वनों में इनमें तो छाया नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती बिल्कुल। इनमें सबसे ज्यादा बारी, इतने घने वन होते हैं, बहुत ज्यादा दिन की पिक आप देखोगे तो। ठीक है, उष्ण कंटक वन इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया ये। और पर्वतीय वन तो आप पर्वतों में जो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। अभी ये शायद जुलाई 2022 में आयोजन हुआ था इस महोत्सव का। और ये महोत्सव जो अमृत महोत्सव सरकार ने मनाया ना, उसी तर्ज पर हरियाली महोत्सव मनाया गया था नई दिल्ली में। और ताल कटोरा स्टेडियम जो है वहां मनाया गया था, ताल कटोरा स्टेडियम में। ठीक, अच्छा, इस महोत्सव की महत्वता ये थी कि वनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, वनों की महत्वता को समझा जाए, क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति बढ़ रही है ज्यादा, उसमें वनों का ह्रास ना हो, इन सब चीजों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, जैसे हमारी आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसी उपलब्धि में ये हरियाली महोत्सव मनाया गया था। दूसरा, किसी एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि हरियाली महोत्सव किस मंत्रालय की पहल थी, ये पूछा जा सकता है पीसीएस जैसे एग्जाम में। तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ये पहल थी। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएससी में इसका स्टेटमेंट बना के लिख देगा कि हरियाली महोत्सव वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल थी और जो नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया गया है। इस टाइप से भी स्टेटमेंट रख सकता है। तो इसको मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, खालिस्तान का ये चिन्ह दे रखा है कि उत्तर पूर्वी खालिस्तान देश पर हावी रहती है। ये भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। देखो अब मैं आपको बताऊं, जैसे अब इन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया, काल वैसाखी, लू, व्यापारिक पवने और पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अच्छा देखो जो काल बैसाखी है, इन्होंने कहा ना सर्दियों के मौसम में, काल बैसाखी ग्रीष्म मौसम में होता है। और काल बैसाखी तेज स्थानीय तूफान हैं जो ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। ठीक है, ये काल बैसाखी वो होगी मतलब विशेषता। तो ये तो इसे फुलफिल नहीं करता, तो यह ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, और अब आ जाओ लू। लू की परिभाषा क्या होती है, 6th क्लास में मैंने लू की परिभाषा याद की थी और वहां से आज तक याद है। उसमें क्या था कि मैदानी भागों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। तो ये मैदानी भागों में गर्म हवाएं सर्दियों में तो चलेंगी नहीं भाई, गर्म हवाएं तो गर्मी में चलेंगी ना, तो गर्मी में चलेगी। इन्होंने कहा सर्दियों के मौसम में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ यहाँ, तो ये क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करने की ट्रिक भी बता रहा हूं तुम्हें मैं। अच्छा, अब आ जाओ व्यापारिक पवने। सपोज करो आपने व्यापारिक पवने नहीं सुनी है, लेकिन इतना जरूर सुना होगा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये निरंतर प्रवाहित होने वाली पवने हैं। निरंतर प्रवाहित, ये मतलब ऐसा नहीं है कि रुकती हैं। और ये भूमध्य सागर में जो मतलब जैसे आपका दक्षिणी गोलार्ध है और एक है आपका भूमध्य सागर जो उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, भूमध्य सागर में भी ये चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं। तो ये पवने जो वहां से नमी लेकर और ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं जेट स्ट्रीम के बराबर में।
ठीक है। निरंतर चलने वाली पवनों के कारण, जैसे पश्चिमी जो व्यापारी लोग थे वे समुद्र में महासागरों में जब यात्राएं करते थे तो ये हवाएं उनकी हेल्प किया करती थी। ये पवने कंटिन्यूटी चलने वाली पवने हैं, इसलिए उन्हें इनसे बहुत ज्यादा मदद होती थी। वे व्यापारी थे, इसलिए उनके नाम पर इनका व्यापारिक पवने कहा गया है। ठीक है। अच्छा, तो ये भी इनका आंसर नहीं है। इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बता दूं आपको कि ये मानसून से पहले बारिश का आगमन होता है इनमें। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मानसून से पहले ये बारिश करा देते हैं और रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में देखा है मैंने कि रबी खरीफ की जो फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं या निम्न में से कौन सी फसल रबी की है। जो फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं उन फसलों को, वे फसलें रबी की फसल होती हैं। और रबी की फसल के लिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये बारिश सर्दियों में होती है। ठीक है ना, मानसून से पहले की बारिश होती है। तो इसका आंसर हुआ पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि भारत का वह कौन सा स्थान है इनमें से जो अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है। उसका आंसर है दिल्ली। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया एक लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर, कश्मीर में भी है एक जगह द्रास जिसे बोलते हैं, द्रास, वो वहां भी अति विषम प्रकार की जलवायु है। राजस्थान में भी एक जगह, वो भी अति विषम प्रकार की जलवायु का है, लेकिन इसमें वे स्थान नहीं है। तो यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली इसका आंसर हो गया। चेन्नई कोस्टल एरिया है और मुंबई भी कोस्टल एरिया है। तो यहाँ की जलवायु, जहाँ जो देखो सागर के नियर बाई का जो एरिया होता है वहां की मोस्टली जलवायु एक प्रकार से मतलब बराबर सी जलवायु रहती है, वहां ज्यादा विषम जलवायु नहीं होती। तो यहाँ दिल्ली इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु को खालिस्तान जलवायु कहा जाता है। जो भारत की जलवायु है, भारत की जो स्थिति है इक्वेटर लाइन के उत्तर में है, यानी भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में है और इक्वेटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तो भारत की जो जलवायु है वो ना तो ग्रीष्मकालीन है ना शीतकालीन जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या था, मानसूनी। ये चीज तो पता, आपको भी पता होगा, आपने भी सुना होगा, बहुत बार चर्चा में भी रहता है कि यदि मानसून अच्छा आया इंडिया में, अच्छा रहा, तो फसलों पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, काफी अच्छी फसलें होती हैं। यानी हमारे यहाँ की जो जलवायु, फसलें जो हैं वो मानसून के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो आप इंडिया की जो जलवायु है क्या, मानसूनी। इसका आंसर हो गया मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और मैंने खूब अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को, इसलिए ताकि इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन भी उस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से है। देखो, जो ये है SECI जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स नीति आयोग जो भारत का थिंक टैंक है उसने प्रथम पहल की है इसको जारी करने के लिए। ठीक है, ये 6 मानकों पर आपका जो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में 6 मानक हैं, उन 6 मानकों के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और इसकी रिपोर्ट में ये बड़े राज्य को रखता है कि बड़े राज्य, और फिर छोटे राज्य को रखेगा कि बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पे रहा, छोटे राज्यों में कौन शीर्ष पे रहा, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पे रहा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। मैंने बड़े राज्य भी रख लिया, छोटे राज्य भी रख लिया और केंद्र शासित प्रदेश भी रख। देखो, इसमें जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में गुजरात जो है वो टॉप पर रहा है। गुजरात का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, उसके बाद केरल राज्य है और फिर उसके बाद है पंजाब। ये 3 राज्य जो टॉप पर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके आ जाओ छोटे राज्य। छोटे राज्यों में गोवा जो है वो टॉप पर, त्रिपुरा दूसरे नंबर पर है और मणिपुर तीसरे नंबर पर। ये छोटे राज्य में हो गया। अब आ जाओ केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में चंडीगढ़ पहले नंबर पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है
और दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली जो है ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्न में से पर कौन है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। और बाकी जो तीन ऑप्शन है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप बॉटम पर है, सबसे नीचे है ये जम्मू उसमें लिस्ट में, और आपका जो ये है जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है और लक्षद्वीप लास्ट में है। मतलब ये बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, बॉटम पर हैं ये तीनों के तीनों जो बचे, और इसका आंसर हो गया सी। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती है। इसका आंसर है सी, हिमालय के कारण, क्योंकि हिमालय जो है वो भारत को उत्तर साइड में से घेरे हुए है अच्छे से। ठीक है। तो यही कारण है कि जो सर्दियों का जो होता है हल्की सर्दियां वो इसी के कारण होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एमएसएमई सतत जेडईडी प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्योगों को उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। तो मध्यम के लिए 50% है। ठीक। और जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, और जो लघु है, लघु के लिए 60% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक। लेकिन इसमें एक कंडीशन हो रही है, यदि महिला या SC ST या पूर्वी राज्य और या फिर पर्वतीय राज्य हैं, यदि उनमें कोई स्वामित्व है, या तो उस उद्यम का स्वामित्व महिला के हाथ में हो, या वो SC या ST जनजाति ने लिया हो, या फिर वो पूर्वी राज्यों की बात हो, या फिर आपके पर्वतीय राज्यों की बात हो, तो उनके लिए इस सब्सिडी में प्लस 10% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी 10% सब्सिडी और मिलेगी। ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, अच्छे एग्जामों में आने लायक है, और ये सिलेक्शन टाइप का क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पॉलिटी से है, और ये क्या कहता है, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को खालिस्तान विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त है। देखो, जो धन विधेयक है, धन विधेयक में जो आपको लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसलिए ये लोकसभा की विशेष शक्ति होगी। अब इन्होंने कहा कि लगभग समान शक्तियां प्राप्त है, किसको छोड़कर, तो धन विधेयक को छोड़कर। जो संशोधन है ये भी राज्यसभा लोकसभा को बराबर शक्ति है, संविधान का जो मैटर है वो भी बराबर शक्ति है, और जो समेकन की बात की जाए तो समेकन में भी आपका लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में केवल और केवल लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है। तो ये इसमें ये लोकसभा की एक विशेष शक्ति की बात हुई, जो शक्ति राज्यसभा को नहीं है।